नमस्कार प्रिय साथियों। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के आज हम यूनिट सेकंड को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा जो यूनिट सेकंड है इसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैं कराया दे रहा हूं। शेष आपके इसके जितने भी चैप्टर आपके बच रहे हैं, जितने भी आपके यूनिट आपकी बच रही हैं, उनको हम बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। यदि आप मेरा वीडियो देर में देख रहे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में इसके सारे क्लासें आपको ले लेना है। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैंने सभी सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर दिया है इसी चैनल पर। आप जाकर जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हों उसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से इसका हम सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट करा रहे हैं। सेकेंड आपका जो चैप्टर है, पेपर आपका है पॉलिटिकल साइंस का। पेपर के यहाँ से टाइटल आपको देख लेना। पेपर का नेम क्या है? पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी भारत में राजनीतिक जो प्रक्रिया है, ये पेपर का आपका नाम है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक की प्रक्रिया, लोकतंत्र के आयाम, तो ये सब चीज़ें है मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज की जो हमारी क्लास है यूनिट सेकंड की, इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना कि भारत में संघवाद क्या है, गठबंधन किसे कहते हैं, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, राजनीतिक दल क्या होते हैं, और पार्टी प्रणाली क्या है। तो इससे बनने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। तो सबसे पहले संघवाद क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। संघवाद, तो संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किया जाता है। तो संघवाद क्या है? इसमें जो शासन है, जो कह सकते हो सत्ता का जो बंटवारा है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किया जाता है। इस व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करती हैं और प्रत्येक सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ विशिष्ट शक्तियाँ और जिम्मेदारियां प्राप्त होती हैं। संघवाद एक ऐसी प्रणाली है शासन की जिसमें सत्ता दो स्तर में बटी होती है। तो संघवाद क्या है? संघवाद शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता दो प्रणाली में बटी होती है, दो स्तरों में बटी होती है। एक है केंद्र सरकार, दूसरी है राज्य सरकार। ठीक है, तो इसी को हम संघवाद कहते हैं। अब संघवाद में जो सरकारें हैं जैसे कि एक केंद्र सरकार, एक आपकी राज्य सरकार। तो भारत में संघवाद का जो मतलब है कि देश को कई राज्यों में बांटा गया है और हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है। हर एक आपने देखा होगा स्टेट में वहाँ का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन सभी राज्य के ऊपर भी एक केंद्रीय सरकार भी होती है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक सरकार होती है। इसको हम केंद्रीय सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि मोदी जी की सरकार है। ठीक है, यह प्रणाली देश को एकजुट रखती है, राज्यों को स्वायत्तता देती है और सभी स्तर की सरकार की जनता की सेवा करने का अवसर भी देती है। तो यही होता है संघवाद। अब यहाँ से हम इसकी कुछ विशेषताओं को समझेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन इसकी विशेषता ज़्यादातर पूछता है और संघवाद भी पूछ सकता है कि संघवाद किसे कहते हैं। इसके विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, फिर इसके महत्व पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसकी बहुत सारी विशेषता हैं संघवाद की, जैसे कि दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें, संविधान में परिवर्तन, ये भी इसकी विशेषता है, क्षेत्राधिकार का विभाजन, न्यायालय की भूमिका, और भी संवैधानिक प्रत्याभूत, वित्तीय स्वायत्तता, ये सभी क्या है इसकी विशेषता। तो यहाँ से इसकी विशेषताओं को थोड़ा सा विस्तृत में समझेंगे। तो इसमें पहली जो इसकी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। तो संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है, जिससे दोनों स्तर की सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाती हैं। फिर इसकी दूसरी विशेषता है सरकार के दो या दो अधिक इसमें स्तर। तो संघवाद में पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार होती है और दूसरी ओर राज्य या प्रांत के स्तर पर क्षेत्रीय सरकारें होती हैं। जैसे कि भारत में तीन स्तर की सरकार होती हैं, एक होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर क्षेत्रीय सरकार। फिर इसकी अगली विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता। फिर है संविधान की सर्वोच्चता। तो संघवाद में संविधान ही सर्वोच्च कानून होता है और यह केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार, क्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करता है। फिर इसकी अगली विशेषता है कि लिखित और कठोर संविधान। तो संघीय प्रणालियों में आमतौर पर एक लिखित संविधान होता है जो सरकार के प्रत्येक स्तर की शक्तियों, उसके कार्यों और सीमाओं को निर्धारित करता है और जिसे आसानी से बदला भी जा सकता है, संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। फिर इसकी अगली विशेषता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और केंद्र और राज्य के बीच किसी भी विवाद का समाधान भी स्वतंत्र न्यायपालिका ही करती है। फिर इसकी अगली विशेषता है कि द्विसदनीय विधानमंडल। तो अधिकांश संघीय देशों में केंद्रीय स्तर पर दो सदन वाले विधानमंडल होते हैं, जैसे कि भारत में लोकसभा मंडल और राज्यसभा मंडल। तो भारत में दो मंडल होते हैं।
फिर इसमें अगली इसकी विशेषता है कि स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र। तो केंद्र और राज्य दोनों की जो है अपनी सरकारें होती हैं, कानून बनाने, कराधान करने, जो है प्रशासन चलाने के लिए विशेष अधिकार जो है इनके क्षेत्र होते हैं। तो इस तरह से इनकी विशेषता आपको लिखना है। अब एक और एग्जाम में क्वेश्चन बनता कि अर्ध संघवाद किसे कहते हैं। तो संघवाद क्या है, संघवाद के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से हम अर्ध संघवाद के बारे में समझेंगे कि अर्ध संघवाद क्या है। तो अर्ध संघवाद जो है एक ऐसी शासन प्रणाली है जो संघीय और एकात्मक दोनों सरकारों के गुणों को जो है जोड़ती है, जहाँ केंद्र और जो राज्यों के बीच शक्तियों का जो है विभाजन किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार को अधिक जो है शक्ति जो है प्राप्त होती है। मतलब जो है भारत में जो व्यवस्था है अर्ध संघवाद की है, क्योंकि राज्य का अपना एक मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री से ज़्यादा जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो सेंटर में बैठा हुआ है, जो केंद्र सरकार में बैठा हुआ है, उसकी शक्तियाँ उससे भी ज़्यादा होती हैं। तो यही चीज़ इसमें दी हुई है कि भारत में इस व्यवस्था को जो है अपनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक मजबूत जो केंद्रीय तंत्र के साथ ही राज्य सरकारों को भी जो अधिकार दिए जाते हैं। तो इसके बहुत सारे लक्षण हैं, हम लक्षणों के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको विधिवत समझ में आएगा। जैसे कि एकल संविधान, तो भारत का जो है संविधान एक ही है जो संघीय और राज्य दोनों सरकारों पर जो है लागू होता है, जबकि एक सच्चे संघीय राज्य में अलग अलग जो है संविधान होते हैं। फिर इसका अगला बिंदु है लक्षण का कि मजबूत केंद्र। तो केंद्र सरकार राज्यपालों की जो है नियुक्ति करता है, जो राज्य के केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में जो है कार्य करते हैं। फिर है एकीकृत जो है न्यायपालिका। तो भारत में एक जो एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें सभी जो है उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। फिर आपातकालीन प्रावधान। तो आपातकालीन की स्थिति में केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त हैं। मान लो जो है कोई यूपी में कोई सरकार इस समय प्रेजेंट टाइम में है, तो कोई ज़्यादा विवाद यहाँ हो रहा है, दंगा हो रहा है, तो यदि जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही सरकार, तो जो केंद्र सरकार रहेगी आपकी, उसमें जो है पूरी तरह से कह सकते हो नियंत्रण रख सकती है। ठीक है, वही चीज़ दी हुई है। तो केंद्र सरकार को पूरी शक्तियाँ हैं किसी राज्य पर जो अपना शासन करने की। तो यहाँ यही चीज़ लिखा हुआ कि आपातकालीन की स्थिति में केंद्र सरकार को अत्यधिक जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और राज्य पूरी तरह से केंद्र के जो है नियंत्रण में रहता है। राज्य सरकार जो भी होती है, जो सेंट्रल जो होता है, ये सेंट्रल के नीचे ही रहता है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल सबसे ऊपर की सरकार मानी जाती है, ये सभी इसके नीचे की सरकारें जो भी आती हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है नीचे ही आती हैं। ठीक है, फिर इसका अगला बिंदु दिया हुआ कि राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। तो राज्यसभा में राज्यों को उनकी जो है जनसंख्या के आधार पर असमान प्रतिनिधित्व मिलता है, जिससे छोटे राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है कम हो जाता है। फिर है अपशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास। तो कानून बनाने की जो अपशिष्ट शक्तियों, जैसे कि जो किसी सूची में नहीं है, इसमें जो अधिकांश केंद्र सरकार के पास जो है होती हैं। तो कानून बनाने की शक्तियाँ या फिर अन्य कोई जो है नीति बनाने की जो शक्तियाँ होती हैं, ये केंद्र सरकार के पास सबसे ज़्यादा होती हैं। यही चीज़ दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें उदाहरण की, जैसे कि जो है जीएसटी। तो जीएसटी जो लागू हुआ था, तो केंद्र जो राज्य मिलकर जीएसटी लागू करते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ही जीएसटी को जो है लागू करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के विषय पर केंद्र सरकार को अधिक जो है अधिकार प्राप्त होता है जीएसटी को लागू करने का। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अधिकार होता है किसी चीज़ को लागू करने का, नीति को, किसी कार्य को, तो सबसे ज़्यादा जो रहता है केंद्र सरकार को रहता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में मोदी जी की सरकार है केंद्र में। फिर है सम सूची, जैसा कि इसमें दिया समवर्ती सूची। तो ऐसे कई विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून जो है बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई विवाद होता है, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार में मान लो कोई जो है विवाद होता है इस कानून को बनाने में, तो केंद्र सरकार का कानून जो है मान्य होगा। ठीक है, केंद्र सरकार जो भी कानून लाएगी तो वो जो है कानून मान्य होगा। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे कई जो है विषय है जिन पर केंद्र राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई उसमें विवाद होगा, केंद्र सरकार बना रही है, राज्य सरकार बना रही है, तो राज्य सरकार का जो कानून होगा उसको तो विवाद में हो जाएगा, लेकिन जो केंद्र सरकार का जो कानून होगा, केंद्र सरकार जो भी कार्य लागू करेगी तो उसको सही ठहराया जाएगा, वो कानून मान्य रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसको शक्तियाँ ज़्यादा प्राप्त होती हैं। तो यहाँ से आपको मैंने जो है संघवाद क्या है, अर्ध संघवाद, इसकी विशेषता मैंने जो है करा दी। अब इसमें का जो दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि गठबंधन किसे कहते हैं और गठबंधन सरकार से आपका क्या आशय है। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो गठबंधन चूँकि काफ़ी पॉपुलर इस समय का जो है ये वर्ड भी हो गया है, काफ़ी बार आपने न्यूज़ चैनल वगैरह में भी सुना होगा। तो गठबंधन क्या है, आज हम इसके अर्थ को समझेंगे। तो जब विधानसभा या लोकसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है, मतलब जो है जब जो इलेक्शन होता है, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो,
तो किसी एक दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो उस समय दो या दो से अधिक जो है दल मिलकर बहुमत जो है प्राप्त करके जो है सरकार का गठन करते हैं। मतलब जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता है तो दूसरे पार्टी से हाथ मिलाता है, ठीक है, कहता कि आप मेरे पार्टी में चले आइए, हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, फिर जो है हम शासन करेंगे। तो मिलकर जो सरकार बनाते हैं, एक दूसरे से गठबंधन करके हाथ मिलाकर जो सरकार बनाते हैं, तो इसी को हम गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ से लिखा हुआ है, तो इसको हम गठबंधन सरकार जो है कहा जाता है। ऐसी सरकार एक जो है न्यूनतम साझा कार्यक्रम होती है, उसी कार्यक्रम पर सरकार जो है कार्य करती है। गठबंधन सरकार में शामिल सभी दलों को जो है उचित प्रतिनिधित्व जो है देता, मतलब गठबंधन में जितनी भी पार्टियां शामिल होती हैं तो उनका ख्याल रखा जाता है, ठीक है, उनके अनुसार ही कार्य किया जाता है। और फिर गठबंधन में जो है शामिल जो दल हैं सरकार में भी शामिल हो जाते हैं या सरकार को बाहर से जो है समर्थन दे सकते हैं। कभी कभी जो है सत्ता प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक जो है दल मिलकर जो है चुनाव पूर्व गठबंधन करते हैं, मतलब चुनाव से पहले भी गठबंधन करते हैं, जैसे कि रैलियां करते हैं कि ये हमारे पार्टी से है, इसको अब जिताइए, तो पहले गठबंधन कर लेते हैं कुछ पार्टियां, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का गठबंधन है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा मिलकर आपसी सहमति जो है बनाकर चुनाव जो है लड़ा जाता है। चुनाव जो है बाद सत्ता में आने के बाद वे जो है दल मिलकर गठबंधन जो है सरकार बनाते हैं। तो इस तरह से इनकी परिभाषा आपको जो है लिख देना है। जैसे कि बहुत सारे यूपी में ही जैसे कि ले लो बहुत सारी पार्टियां करी थी अलग अलग, तो जैसे कि सपा थी, कांग्रेस की थी, तो इन्होंने अपने अपने जो है चुनाव में जो है इनके सांसद खड़े हुए, ठीक है, इनके प्रतिनिधित्व खड़े हुए, तो वे जीते, तो आपस में फिर जो है लोग गठबंधन कर ले। क्योंकि मोदी की जो केंद्र में सरकार बनी हुई है, क्योंकि नीतीश सिंह से इन्होंने गठबंधन किया है और भी कुछ स्टेट से इन्होंने गठबंधन किया, तभी इनकी जाकर सरकार जो है बनी, क्योंकि इनको बहुमत जो है स्पष्ट नहीं मिल पाया था। तो यही होता है गठबंधन सरकार। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। अब यहाँ से एक और भी इसमें क्वेश्चन था कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राजनीतिक दल किसे कहते हैं, तो वर्तमान समय में विश्व में हर देश में, वर्तमान समय में चाहे कोई भी देश हो, सभी देश में ये जो है राजनीतिक दल जरूर पाए जाते हैं, परंतु यह कहना गलत होगा कि हर देश में सभी तरह के दलीय व्यवस्था होती है। दल तो राजनीतिक दल तो सभी देश में होते हैं, लेकिन ये बात कहना कि सभी देशों में एक ही दलीय व्यवस्था है, वही दलीय व्यवस्था, तो ये बात कहना गलत होगा, क्योंकि सभी देशों में अलग अलग दलीय व्यवस्था होती है। भारत में जैसे बहुदलीय व्यवस्था है, चीन में एक दलीय व्यवस्था है, तो इस तरह से जो है अलग अलग स्टेट में, यानी स्टेट नहीं सॉरी अलग अलग जो है देशों में अलग अलग जो है दलीय व्यवस्था है। सभी तरह की दलीय व्यवस्था का मतलब यह होता कि एक ही दलीय व्यवस्था सभी देशों में नहीं होती है। सभी देशों की अपनी अपनी दलीय व्यवस्था होती है। कुछ में एक दलीय व्यवस्था होती है, जैसे कि चीन में एक दलीय व्यवस्था है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, कुछ देशों में द्विदलीय व्यवस्था है। तो इन सभी हम दलों के बारे में समझेंगे। उससे पहले राजनीतिक दल के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि हर देश में दलीय व्यवस्था अलग अलग होती है। किसी देश में एक दलीय व्यवस्था होती है, किसी देश में बहुदलीय व्यवस्था होती है, किसी देश में द्विदलीय व्यवस्था होती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले राजनीतिक दल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर दलीय व्यवस्था के बारे में। तो देश में जनता जो है चुनाव के द्वारा अपना जो है पसंदीदा राजनीतिक जो है दल को वोट देती है, जिसके बाद जो है उस राजनीतिक दल के नेता जनता की मर्जी से देश में जो है काम करते हैं। मतलब जो है देश की जो जनता है, ठीक है, कोई एक प्रतिनिधित्व होता है जो कि राजनीतिक दल का होता है। तो जनता क्या करती है, अपने जो पसंदीदा उनका जो नेता है, जो उनका दल है राजनीतिक, तो उनको जो है वोट करते हैं। तो वो जो है उनका प्रतिनिधित्व जो है, जो उनका दल है राजनीतिक, को जीतने के बाद जो है नेता जो है जनता की मर्जी से जो है देश में काम करता है, फिर करेंगे। फिर यहाँ से आगे लिखा हुआ कि मतलब जो देश में शासन करता है वह जनता का जो है प्रतिनिधित्व होता है। मतलब देश में जो शासन करता है उसको किसने जो है चुना है, जनता ही ने तो चुना है वोट के माध्यम से। और इसलिए जो है वह नेता जो कानून बनाता है उसको जो है जनता की सहमति से बना कानून जो है माना जाता है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। और भी बहुत सारी परिभाषा हैं हमारे जो कि विद्वानों ने स्पष्ट किया है राजनीतिक दल की। तो यहाँ से जो कि एडमंड वर्क जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। इसी को हम राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से जो कि गिल क्राइस्ट लिखते हैं, ये कहते हैं कि राजनीतिक दल की उपरोक्त परिभाषा स्पष्ट करते हुए लिखे हैं कि राजनीतिक दल जो है नागरिकों का एक ऐसा संगठित जो है समुदाय है जो कुछ समान विचारों के आधार पर गठित होता है और
जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में जो है कार्य करते हुए सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, इसी को हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का एक निकाय होता है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर पूर्णतया या जो है आंशिक समानता रखते हुए सामूहिक प्रयासों द्वारा शासन के अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर जो है विश्वास करते हैं। यही आपका राजनीतिक दल होता है। तो राजनीतिक दल जो कि जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, तो यही आपका राजनीतिक दल होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से राजनीतिक दल के प्रकारों के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इसके 3 रूप होते हैं राजनीतिक दल, ठीक है। इसके जो जैसे कि एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, 3 दलीय व्यवस्था। तो सबसे पहले एक दलीय व्यवस्था क्या है, इसके बारे में समझेंगे। जिस देश में केवल एक राजनीतिक दल को जो है सरकार बनाने के माध्यम से शासन करने की अनुमति होती है, वह एक दलीय व्यवस्था होती है, ठीक है। मतलब जिस देश में एक ही दल को जो है सरकार बनाने की कह सकते हो अनुमति होती है, एक ही दल खड़ा होता है इलेक्शन में, वही जीतता है, तो इसको हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। अगर उस देश में अन्य राजनीतिक दल होते भी हैं, ठीक है, तो वह जो है केवल नाम मात्र के होते हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता है। जैसे कि चीन और जो है क्यूबा, तो चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ आपने देखा होगा जो कि वही बेर बेर जो है वहाँ के जीतते हैं, वही अब बनते हैं। अब यहाँ से हम द्विदलीय व्यवस्था के बारे में हम बात करें, तो जिस देश में 2 राजनीतिक जो है दल सरकार के माध्यम से शासन करने की अनुमति होती है, मतलब जिस देश में 2 राजनीतिक पार्टी, जैसे कि हम बात कर लें तो जैसे कि कांग्रेस हो गई आपकी और जो है बीजेपी, तो किसी देश में तो 2 ही पार्टियां हैं, इलेक्शन लड़ रही हैं और 2 ही पार्टियों की केवल इजाज़त है कि अपनी सरकार बनाने की, तो ऐसे देश को हम द्विदलीय व्यवस्था कहेंगे। लेकिन भारत में क्या है, भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, अपना जो है कह सकते हो इलेक्शन में खड़ी होती हैं, अपनी जो है कह सकते हो स्वतंत्र हैं, खड़े होने के अपने जो है आज़ादी है उनको। तो जिस देश में केवल 2 राजनीतिक दल सरकार के माध्यम से शासन करने की अनुमति होती है, तो ऐसे देश में अन्य राजनीतिक दल होने पर भी जो है वो अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था है, अमेरिका में है और जो है इंग्लैंड में, 3 देशों में द्विदलीय व्यवस्था है। अमेरिका में हमने देखा होगा ट्रंप जीतते हैं, अब एक और हैं, वही 2 आपस में जीता करते हैं और कोई जीतता ही ना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था जो होती है जिस देश में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल होते हैं और देश में केवल एक राजनीतिक दल या अधिक राजनीतिक दल जो है गठबंधन करके अपनी सरकार बना लेते हैं, तो उस व्यवस्था को हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि भारत और फ्रांस, तो भारत में जो है बहुत सारे दल हैं, कांग्रेस है, आम आदमी, सपा हो गई, बसपा हो गई, तो बहुत सारे पार्टियां हैं, ठीक है। तो अपना जो है कह सकते हो खड़ी होती हैं जीतने के लिए, तो इस पर कोई भी रोकथाम नहीं। जिस देश में 2 या 2 से अधिक दल जो है राजनीतिक कह सकते हो गठबंधन या फिर ऐसे भी कह सकते सरकार बनाने के लिए खड़ी होती हैं, ठीक है, चुनाव लड़ती हैं, तो ऐसे दल को हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है इनके बारे में। अब यहाँ से राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। राजनीतिक दल जो है विभिन्न प्रकार के इनके कार्य हैं, हम यहाँ से समझेंगे। जैसा कि इसका पहला कार्य है, ये जनता और सरकार के बीच जो है सेतु का जो है कार्य करते हैं, मतलब एक पुल का कार्य करती हैं। फिर है ये जो है राष्ट्र हित के अनुकूलन जो है जनमत बनाते हैं, राष्ट्र के हितों के लिए जो है अपना जनमत जो है इकट्ठा करते हैं। फिर है निर्वाचन के समय प्रत्याशियों का जो है चयन करते हैं। फिर है शासन दल की जो है निरंकुशता पर रोक लगाने का जो है प्रयास भी करती हैं। फिर है निर्वाचन से विजय प्राप्त करना, सरकार बनाना इनका प्रमुख कार्य होता है। तो राजनीतिक दल का कार्य क्या रहता है, इनको जो है विजय प्राप्त करना, अपना आपको जिताना इनका कार्य रहता है, और जो है सरकार बनाना इनका प्रमुख कार्य रहता है। अपने दल को जिताना, सरकार बनाने का प्रमुख उद्देश्य रहता है। मतदाता सूची बनवाने में भी इनका सहयोग होता है। जनता को ये जो है राजनीतिक प्रशिक्षण भी जो है देते हैं। ये सामाजिक और आर्थिक कार्य भी जो है ये करते हैं। तो इस तरह से लिख देना है। अब यहाँ से राजनीतिक दलों के कुछ महत्व हैं, इनके बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं। जिससे कि इसका पहला महत्व है कि प्रजातंत्र में लोकमत का निर्माण तथा उसकी अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों के द्वारा ही संभव है। लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए राजनीतिक दल जुलूस एवं जो है अधिवेशन आदि जो है आयोजित करते हैं। फिर इसकी दूसरा जो महत्व है वो है वर्तमान में विश्व में सभी देश में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। राजनीतिक दल अपने दल की ओर जो उम्मीदवारों से को जो है चुनाव में खड़ा करते हैं और उनके पक्ष में प्रसार करते हैं। आज के विशाल लोकतांत्रिक राज्य में चुनाव का जो है संचालन करने के लिए राजनीतिक दलों का होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, राजनीतिक जो दल होते हैं, ठीक है, ये चुनाव में खड़े होते हैं,
जो है चुनाव प्रसार करते हैं अपने पक्ष को जिताने के लिए। फिर इसके अगला महत्व जो है लोकतांत्रिक शासन में जनता के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व जो है राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रदान जो है किया जाता है। तो इस तरह से इनके बारे में लिख देना है। अब इसमें क्वेश्चन और भी है कि दल बदल से क्या समझते हैं, इसके कारण क्या है। तो दल बदल की जो राजनीति होती है थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। दल बदल जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है। मान लो आज आप जो है सपा पार्टी में हैं, अब कुछ दिन के बाद आप जो है जाकर बीजेपी में घुस जाएं, फिर बीजेपी में पहले थे अब आकर सपा में चले आएँ, तो ये जो होता है दल बदल इसी को कहा जाता है। यहाँ से हम इसी को समझेंगे। शाब्दिक अर्थ में जो है दल बदल जो होता है जिसको इंग्लिश में है फिडेक्शन कहते हैं, इसका तात्पर्य है कि पद से जो है हट जाना या जो है पद से भाग जाना। इसका प्रयोग जो है सैनिक शब्दावली में ज़्यादा होता है जब सैनिक युद्ध के दौरान मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। राजनीतिक अर्थों में बात करें तो दल बदल का जो तात्पर्य है कोई जो है विधायक या कोई जो है सांसद जिस दल से जो है टिकट पर निर्वाचित हुआ है, ठीक है, जिस दल पर वो निर्वाचित हुआ है फिर जो है खड़ा हुआ है, कुछ दिन के बाद वह जो है उसको छोड़कर किसी दूसरे दल में सम्मिलित हो जाए, दूसरे दल में मिल जाए, तो ऐसे इसी को हम जो है दल बदल कहते हैं, इसी को हम दल परिवर्तन कहते हैं। तो ब्रिटेन में इसे जो है फ्लोर जो है क्रॉसिंग कहते हैं, क्योंकि वहाँ जो है सत्ता पक्ष जो है और जो विपक्ष के सदस्य आमने सामने बैठते हैं। यदि उसमें से जो है किसी दल का कोई भी सदस्य जो है एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है तो उनके बीच के रास्ते को पार करके जाना जो है पड़ता है, इसलिए ब्रिटेन में इसे जो है फ्लोर क्रॉसिंग जो है नाम दिया जाता है। इसके बारे में सुभाष कश्यप ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ फिक्शन में विभिन्न दलों में होने वाले परिवर्तन को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला क्या है, एक दल के टिकट पर निर्वाचित होने के बाद किसी दूसरे दल में जो है सम्मिलित होने वाले सदस्य, मतलब जो है आप किसी पार्टी से निर्वाचित हुए, ठीक है, आप इलेक्शन लड़े, आप जीत गए, आप सांसद बन गए और फिर जो है किसी दूसरे जो है पार्टी में आप भाग जाओ। तो एक तो ये होगा पहला इसकी श्रेणी। दूसरी है जिस दल से टिकट पर निर्वाचित आप हुए उसे छोड़कर निर्दलीय हो जाए, मतलब आपने किसी दल के सहारे आप निर्वाचित हुए, अब फिर उस पार्टी को छोड़ दे, अपनी खुद की सरकार सोचने लगे, अपनी खुद की एक पार्टी बना ले। एक दूसरी इसका बिंदु ये होगा। फिर तीसरा बिंदु है कि निर्दल जो है निर्वाचित होने के बाद किसी दल में सम्मिलित होने वाले सदस्य, मतलब जो है पहले निर्दल थे, आपकी अलग एक पार्टी थी, आप जाकर जो है किसी बड़ी पार्टी में शामिल हो जाए, तो इसकी 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य जिस दल के टिकट पर चुना गया है इसके विपरीत मत दे रहा है तो सुभाष कश्यप महोदय उसे जो है दल परिवर्तन की ही संज्ञा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिख देना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन और एग्जाम में बनता है कि मिली जुली सरकार किसे कहते हैं, जिसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। तो गठबंधन सरकार मैंने आपको समझाया था, लेकिन मिली जुली सरकार थोड़ा सा उल्टा करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, लेकिन दोनों का मतलब जो है सेम ही है। तो गठबंधन सरकार क्या है, वह सरकार होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं, क्योंकि किसी एक दल को चुनाव में बहुमत जो है नहीं मिल पाता। जब किसी पार्टी को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है सरकार बनाने के लिए तो दूसरे पार्टी से हाथ मिलाता है। जब दूसरे पार्टी से हाथ मिलाएगा सही तो वो जो है कह सकते हो सरकार का गठन करेगा, ठीक है। तो इसी को हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। यह जो है विभिन्न दलों के बीच समझौते पर आधारित होता है और जहां सभी घटक दल जो है मिलकर बहुमत हासिल करते हैं और राष्ट्र के शासन में जो है सहयोग करते हैं। तो जो है दूसरे से सहयोग करके अपने जो है कह सकते हो जीतते हैं और फिर जो है पूरे देश में शासन करते हैं, राज्य पर शासन करते हैं। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिख देना है। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी जो कि मैंने करा दी है। इसमें कि जितने भी क्वेश्चन थे इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। अब हमारे अगली जो क्लास रहेगी यूनिट 3 की, जो कि कल ही हम इसको कंप्लीट करा रहे हैं और बहुत ही शीघ्र इसकी सारी यूनिट कंप्लीट होंगी इसी मंथ में। और भी सब्जेक्ट 1-2 बचे हुए हिंदी और इंग्लिश का, उसको भी हम बहुत ही शीघ्र करा देंगे। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।